हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अपने पेपर 2 के बारे में तो कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो मास्टर में भी पढ़े होते हैं। बट सवाल आती है पेपर 1, क्योंकि जो जेआरएफ दिलाएगा आपको वो पेपर 1, क्योंकि अगर आपने पेपर 1 में 30 से बिलो सही किए, इनफैक्ट 40 से कम सही किए, तो आपके बहुत कम चांस होते हैं जेआरएफ होने के। तो इसीलिए जेआरएफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पेपर 1 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कोर्स स्टार्ट करें। कोर्स इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको एक बैच परचेज़ करना है हमसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको केवल और केवल क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपको ज्वाइन रहना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जो सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। और हमारी गारंटी होती है कि हम आपको क्या कराएंगे, जेआरएफ क्वालिफाई कराएंगे। क्यों मैम, कैसे आप गारंटी ले सकती है? क्योंकि मेरा खुद ही जेआरएफ है। मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया है, एक बार जेआरएफ। तो मैं एक बार मतलब मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है कि मेरे में क्या क्या कमियां रह गई थी, उसको इम्प्रूव करते करते मेरा जेआरएफ हुआ। और आपको बता दें, मेरा हमेशा जब भी नेट होता था 1 या 2 क्वेश्चन से रह जाता था। मतलब मैंने पढ़ाई की थी जेआरएफ वाली, लेकिन कभी कभी कुछ लक भी फैक्टर होता है ना, तो वो लक फैक्टर भी साथ नहीं काम किया। बट आप लोग ये सब नहीं मानोगे, आप लोग प्रिपरेशन अपना 100% करोगे। और साथ में मेरा ये भी था कि मैं जॉब के साथ कर रही थी, इसलिए मैं पूरा 100% तो नहीं दे पा रही थी। जब मेरा 5 बार नेट था तो मैं जॉब के साथ ही कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं दे पा रही थी, इसीलिए मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। बट आप ये मत सोचना कि मैम आपका नहीं हुआ तो मेरा क्यों होगा या किसी का क्यों होगा फ़र्स्ट टाइम में। बट ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम ही आप अपना बेस्ट करोगे तो आपको क्या है, आप फर्स्ट टाइम को अगर आप सीरियस लोगे तो आप बेस्ट करोगे। ठीक है, ये चीज़ याद की रहना। तो सीरियस आप फर्स्ट अटेम्प्ट से ही लोगे। तो अगर आप ये मत सोचना, कोई भी आपसे बोले कि ये मत सोचना कि मैम ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है तो कैसे पॉसिबल है, बहुत टफ होता है। आज जेआरएफ लोगों का निकलता है कम से कम 3-4 अटेम्प्ट के बाद ही निकलता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है जेआरएफ, ठीक है, बहुत सारे हैं। बट आपको वो कंसिस्टेंसी देखो, वो पहले से ही आपको बनाकर चलनी पड़ेगी कि जेआरएफ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको सही डायरेक्शन अगर आप में चलोगे, सही डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आप अपने जो भी आप विशेष है आपके जेआरएफ नेट, उसको आप क्या करोगे, अचीव कर पाओगे, उसको आप क्रैक कर सकोगे, उस कट ऑफ को क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम लोग, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमारा जो ये है। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे एंड क्या सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 तो सिलेबस आप मोटा मोटा जानते हो, बट थोड़ा और भी सिलेबस के बियॉन्ड भी चीज़ें पूछती है, थोड़ा उसको उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये सिलेबस पेपर 1 का। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन, मैं अनीता, मेरा नाम अनीता है। मैंने मेरा अभी पीएचडी चल रहा है, ठीक है, वहाँ बीएचयू से। एंड मैंने 4 बार मैंने आपको फ़िलहाल बता ही दिया है कि मेरा 5 बार नेट है एंड 1 बार क्या है, जेआरएफ है। ठीक है, तो अब हम लोग अब आगे करते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू, क्योंकि जिससे आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है कि आखिर में जिससे हम पढ़ने वाले हैं वो क्या, मतलब उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है या नहीं, तो आप ये जान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये तो आपका राइट भी है जानना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो क्या है, ये पेपर 1 सिलेबस है, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है ये। और कंप्लीट इसमें 10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में आपके बेटा, 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, और हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे आप। तो सबसे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का बारे में सुन रहे होंगे, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे। उनको ये जानना होगा कि क्या इस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट भी बन सकते हैं क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। हाँ जी, तो अभी डिटेल में हम लोग जानेंगे ये सब सारी चीज़ों को। तो ये यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो कि इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है बाय एनटीए।
और ये कंडक्ट कराया जाता है किसकी एलिजिबिलिटी के लिए? किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप जेआरएफ भी अवेल कर सकते हो। मतलब आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलती है रिसर्च करने के साथ। रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको 40+ समथिंग मिलता है आपको, क्या, जेआरएफ क्वालिफाई करके, वही स्टाइपेंड के साथ आपको मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ लाने की ज़रूरत होती है जेआरएफ के लिए, देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए, फिर उसके बाद पीएचडी वाला। 3 कट ऑफ जारी करता है ये एनटीए, एक जेआरएफ के लिए और एक नेट के लिए है और एक किसके लिए? पीएचडी के लिए। पहला वाला किसके लिए? पीएचडी के लिए, ठीक है, पहला वाला पीएचडी के लिए। वेट स्टूडेंट, और दूसरा वाला मैं मोबाइल से कर रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। दूसरा वाला असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट आप दोगे तो कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब अगर आप एग्ज़ाम आता है उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब एग्ज़ाम में बैठ सकते हो इस एग्ज़ाम को देकर। या कभी कभी इंटरव्यू के बेसिस पर भी यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है असिस्टेंट प्रोफेसर को। एंड तीसरा जो है वो जेआरएफ, यानी कि जेआरएफ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद इसका कट ऑफ होता है नेट का, इसके सबसे कम कट ऑफ होता है आपका पीएचडी का, ठीक है। और ये साल में 2 बार कराया जाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में कराया जाता है। हालांकि कभी कभी इस शेड्यूल में आपको वो अनसर्टिनिटी देखने को मिलती है जब कोई अनसर्टिनिटी हो जाए इकॉनमी में। जैसे क्या, जैसे था हमारा कोविड के समय था और ये पेपर एक बार लीक का एक बार आ रहा था, र्यूमर आ रहा था, जिसकी वजह से दोबारा ये पेपर हुआ। कैंडिडेट मस्ट, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए आपका पीजी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पीजी होना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है, ज़रूरी नहीं कह सकते, नेसेसरी होता है विथ 55%। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि ये मैम जान गए तो ये एग्ज़ाम को कौन देता है, क्यों देता है, ये कौन से कैंडिडेट देते हैं, ये पता चल गया हमें। बट अभी ये बता दीजिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, मतलब कैसे क्या होता है, पेपर कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मोड, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ये पेपर देना पड़ता है, कंप्यूटर पर ही टिक लगाने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 2 पेपर्स होते हैं टोटल, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दोनों पेपर में ही आपको MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। एंड टोटल ड्यूरेशन कितने टाइम मिलते हैं? टाइम तो अच्छा खासा मिलता है, 3 आवर्स। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन की तो ये 3 आवर्स भी आपको बहुत कम लगेंगे। इसलिए वो तो बात की बात है, बट हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि 3 आवर्स मिलते हैं बिना किसी ब्रेक के। ऐसा नहीं होता, आपके दोनों पेपर एक साथ आपके पास रहते हैं, मतलब एक स्क्रीन पर ओपन होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो पहले करना है वो खुद से ओपन करना होगा, मतलब खुद में जाकर सेक्शन में जाके अटेम्प्ट करना होगा जो भी आप पहले अटेम्प्ट करना चाहेंगे। आपके पास दोनों एक साथ ही अवेलेबल होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? पेपर 1 से 50 क्वेश्चन। पेपर 1 2 पेपर होता है जैसे कि बताया आपको। एक पेपर होता है 1 होता है जनरल पेपर, जो कि सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर होता है, 10 यूनिट होता है इसमें भी। और इसमें पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, किसी का साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, और किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री। तो इस तरह से ही आपको ये 10 यूनिट इसमें भी होते हैं और 10 यूनिट इसमें होती है। ये 10 यूनिट सबके लिए कॉमन होता है, ये सबको पढ़ना होता है। तो अभी जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ये यूट्यूब पर, ये इस वाले यूनिट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स से डील करती हूँ तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी, कुछ दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हम लोग जल्दी जल्दी पहले ये इसको कवर करेंगे, साथ में मैं इसको भी कवर कराते रहूँगी, ठीक है। और टोटल एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 2 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300। 150 क्वेश्चन होते हैं इससे, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन। एंड इससे कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 से।
दोनों मिला कर कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। और बहुत ही अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे कोई भी किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। मतलब आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है, नेट हो सकता है। और नेट मतलब कर लेंगे तो आप कहीं बैठे नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए आप जाएंगे, कम से कम अप्लाई तो कर सकते हैं। आप ये तो खुद से नहीं बोल सकते ना कि नहीं मैम हम तो एलिजिबल ही नहीं है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। आप भीड़ से अलग तो हो सकते हैं ना, ये चीज़ें हैं। और उस ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। अब देख लेते हैं, अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यूनिट का बाइफिकेशन किया है, मतलब सिलेबस में किया है, बट मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ आए। और इस तरह से बनाया। यूनिट 1 क्या है, ये पेपर 1 का है। ये किसका है बेटा, ये पेपर 1 का है ये। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले टीचिंग मतलब ये, इसमें ये जाना जाता है कि क्योंकि प्रोफेसर बनकर लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, प्रोफेसर बन के तो वो पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ाएंगे ही ऑब्वियसली। और वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे। मतलब प्रोफेसर का मतलब डायरेक्ट प्रोफेसर कोई नहीं बनता, पहले असिस्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ाना, तो एक पढ़ाने की कला भी आनी चाहिए। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आप यही पढ़ने वाले हो। इसमें क्या क्या पढ़ोगे, टीचिंग की कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि क्या टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कितने लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। किसने दिया था, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है। तो क्वेश्चन पूछा था, हालांकि पहले पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बेसिक तो करना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या कुछ आएगा हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट, ठीक है। जो पेपर बना रहे हैं एनटीए के ऑफिस में बस उसको पता है और किसी को नहीं पता। तो हम लोग सारी चीज़ें ही पढ़ कर जाएंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडल्सेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी, लर्निंग इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये सब। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग सेंटर्स वर्सेस लर्नर सेंटर्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, स्वयं। इस कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि चलाया जाता है बहुत अच्छे से टीचिंग के लिए। स्वयं प्रभा, मूक्स, जैसे ई विद्वान, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है। ट्रेडिशनल आईसीटी बेस्ड, वही बताया, आईसीटी यानी कि जो नए मॉडर्न टूल्स है उसके बेस्ड पे मूक वगैरह हो गया। इवेल्यूशन सिस्टम, पहले फॉर्मेटिव, समेटिव इवेल्यूएशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन। ये दूसरा क्या है आपका, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब ये भाई पीएचडी करोगे तो पूरा का पूरा क्या करोगे, रिसर्च करोगे। तो इसीलिए इस यूनिट में आपको सेकंड यूनिट में ये बताया जाएगा, मतलब ये पढ़ना है कि रिसर्च कैसे किया जाता है, ठीक है। रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने तरह के रिसर्च होते हैं, और रिसर्च में क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, जैसे रिसर्च मेथड्स, रिसर्च स्टेप्स, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। हाँ, तो ये है रिसर्च एथिक्स, इतना आपको पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड में। अब हम लोग तीसरे यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, कॉम्प्रहेंशन। ये तो आपको जो रीडिंग स्किल है उससे आएगा, आपके जो पढ़ने की स्किल है आपको उससे आएगा। मतलब आप चीज़ों को कितना पढ़ते हैं, अच्छे से एक चीज़ों को कैप्चर करते हैं, तो वो होता है। जैसे आपके पास 5 क्वेश्चन, इतना आपके पास पैराग्राफ दिए होते हैं और उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने गद्यांश का आंसर देकर, मतलब अनसीन पैसेज कर कर आपने 12th में पढ़ा होगा ज़रूर। तो वो क्या होता है, उस टाइप का ही क्वेश्चन दिया होता है। तो अगर आपने अनसीन पैसेज आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, करते हो, तो वो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं होते, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते जितना उसमें पूछे जाते हैं। हालांकि अब 12th में भी तो डायरेक्टली कहाँ ही पूछे जाते हैं। तो उस तरह का ही क्वेश्चन करना है आपको, मतलब उस तरह से ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पहले 20 दिन पहले भी आप एक एक क्वेश्चन डेली लगाओगे तो भी हो जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इजी यूनिट है एंड स्कोरिंग यूनिट है, और इसे फिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारे टाइप है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। एंड बैरियर्स टू इफेक्ट, कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं,
तो उस बैरियर्स को भी जानेंगे कि हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे नॉइज़ हो गया, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, तो ये सारे बैरियर्स के बारे में भी जानेंगे। मास मीडिया एंड सोसाइटी, हालांकि कम्युनिकेशन के मॉडल भी हैं जो कि दिया नहीं है सिलेबस में, बट मॉडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लासवेल का मॉडल, श्रम मॉडल, ठीक है, शैनन वीवर मॉडल, बर्लो का मॉडल। तो ये सारी जो मैं बता रही हूँ अभी सब बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे जब मैं पढ़ाऊँगी तब, ठीक है। अब यूनिट 5 क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब इसको आप करते हो तो आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, जैसे किससे, प्रॉफिट लॉस से होते हैं, फ्रैक्शन से, टाइम डिस्टेंस से, वही चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, रेशियो से, प्रपोर्शन से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कर लेना, मतलब सारा कर लेना एक बार, क्योंकि इससे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी यूज़ होगा इसमें, ठीक है, DI में यूज़ होगा, तो इसीलिए इसको कर लेना, क्योंकि इसको करने से आपके 10 क्वेश्चन सही हो, मतलब 10 तो नहीं, 7-8 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे अगर इसको कर लेते हो तो आप। नंबर ऑफ़ रीजनिंग, और हालांकि ये तो बता दिया। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी से 10 5-5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से 5-5 क्वेश्चन आए, फिक्स नहीं है। कभी कभी किसी यूनिट से ज़्यादा आ जाता है, तो कभी कभी किसी यूनिट से एकदम कम आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 6, जो कि क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो लॉजिकल रीजनिंग ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, हालांकि इनसे क्वेश्चन तो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, 7 से 8, तो कभी कभी 3 से 4, तो और वैसे सारे यूनिट का तो ऐसे ही है, बट इसमें ज़्यादा देखा गया है कि इसमें कभी ज़्यादा क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये यूनिट ऐसा है, अगर आप पढ़ते हो तो 100% सिलेबस से ही आता है, मतलब बाहर नहीं आ जाता। जैसे पीपल, अभी एक और यूनिट बताएंगे, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं आते, ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, आर्ग्यूमेंट्स के प्रॉपर्टीज़, अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसीज़ के बारे में पढ़ना होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज़, आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का, मूड्स एंड फिगर क्या होते हैं, और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एनालॉजिस, वैन डायग्राम। इंडियन लॉजिक तो बहुत टफ लगता है स्टूडेंट को, तो इसको मैं बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान इन्फरेंस, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद ये अब हमारा है ये यूनिट 7, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपके पास डेटा दिया होता है उस, और कुछ उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन दिया होता है, उसको देखकर आपको 5 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। इससे फिक्स क्वेश्चन है, मतलब किसी यूनिट से आए या ना आए, 3 क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लेकिन इससे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। एक कॉम्प्रहेंशन से फिक्स है, मतलब 2 चीज़ अगर आप सही करते हो तो आप 10 क्वेश्चन लेकर चले जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें कैसे डेटा किस फॉर्म में दिया होता है, हो सकता है बार चार्ट के फॉर्म में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, पाई चार्ट, टेबल, लाइन चार्ट, मैपिंग, इसके फॉर्म में दिया होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स, डेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 8, ICT टर्मिनोलॉजी एंड एब्रीविएशन, बेसिस ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो। इसमें भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछ लेता है, अनएक्सपेक्टेड कि आपको पता ही नहीं होगा, कुछ कॉमन चीज़ें ऐसे पूछ लेता है, जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म, ठीक है, इस तरह से। तो ICT एंड गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में बेसिकली ये ICT आपको पढ़ना तो है, लेकिन एजुकेशन की किस में ICT पढ़ना है, ठीक है, और लेकिन कुछ बेसिक भी जानना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये अब 9वां यूनिट है हमारा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इससे तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, हालांकि जो सिलेबस में पहले आप उसको कवर करोगे तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़,
इन्वायरमेंट इश्यूज लोकल लेवल पे, रीजनल, ग्लोबल सारा देखना है। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हज़ार्ड एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी, की पॉलिसीज़ एंड एग्रीमेंट्स, ये सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको भी आपको पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे। अब हम लोग बात करने वाले लास्ट यूनिट हमारा हायर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब एनसीएन से लेके मिडल मॉडर्न तक कौन कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और मेन जो विद्वान थे वो कहाँ कहाँ से पढ़े थे, इससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और उसका एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो मठ होते हैं, विहार होते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछता है वो। रेगुलेटरी बॉडीज़, एक्रीडेशन, फंडिंग, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, करेंट रिफॉर्म एंड चैलेंजेस, ये सभी पढ़ना है। तो ये है हायर एजुकेशन का। अब हम लोग ये तो पूरा हम लोग ने बात कर लिया पेपर 1 के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो में कल यानी बात करेंगे किसके बारे में, कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट, मतलब यूनिट जो भी है आपका कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे हम लोग का टारगेट रहेगा एक दिन में एक टॉपिक को पढ़ना, ठीक है, विथ प्रीवियस। और साथ में हम लोग जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस हालांकि उतना बड़ा नहीं है लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको कवर कराएंगे, तो बड़ा हो गए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कवर करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक और चीज़ बात की, आप कंसिस्टेंसी रखिएगा, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे आप सोचते हैं कि हम एक दिन, आपको वो बहुत आप दुबले पतले, आपको क्या होना है, तंदुरुस्त होना है, तो आप सोचते हैं एक दिन खा लेते हैं तो क्या आप मोटे हो जाओगे, नहीं। आपको वही रूटीन डेली फॉलो करना है। सेम वे आपको, अगर आप चाह रहे हो कि आपका JRF हो, एक दिन पढ़ने से, कुछ दिन समय पहले पढ़ने से नहीं होगा, आपको डेली वही रूटीन करना पड़ेगा जो आप करते हो, करना JRF के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप करना ही होगा, मतलब आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सभी को।